Assalamualaikum. My name is Faiz Akhtar from CCU School. Dear students, today my topic is about homeostasis in plants. Last time हमने homeostasis के introduction की बात की थी कि what is homeostasis, फिर उसके बाद हमने उसके 3 process की बात की थी जैसे osmoregulation, thermoregulation and excretion. तो आज हमारा topic है homeostasis in plants. पौधों के अंदर homeostasis कैसे होती है? तो सबसे पहले homeostasis plants के अंदर कैसे हो रही होती है? The maintaining internal body condition by the fluctuation in external environment. मतलब बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जितनी भी चेंजिंग होती रहे उसके बावजूद अपने अंदर के माहौल को मेंटेन रखना या बैलेंस रखना, उसको हम नाम देते हैं होम्योस्टासिस। तो प्लांट जो हैं वो होम्योस्टासिस कैसे करती हैं, इसके लिए हमारे पास मैकेनिज्म हमारे पास इसके 3 होते हैं। एक होता है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड है हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, और थर्ड जो हमारे पास मैकेनिज्म है प्लांट्स का वो हमारे पास है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ये हमारे पास जो मैकेनिज्म है प्लांट का कि प्लांट के अंदर होम्योस्टासिस जो प्रोसेस हो रहा होता है तो वो 3 मैकेनिज्म है इसके। एक मैकेनिज्म उसका जो है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सेकंड है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एंड थर्ड है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले जो है ना ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन जो है ये किसके लिए नेसेसरी होता है? फॉर ह्यूमन एंड एनिमल। और प्लांट्स के लिए ये क्या होता है? ये बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, मतलब ये वेस्ट होता है प्लांट के लिए, लेकिन ये नेसेसरी है फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो ऑक्सीजन, उसके बाद अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड ये नेसेसरी है फॉर द प्लांट्स, नॉट नेसेसरी फॉर ह्यूमन और एनिमल। ये एनिमल और ह्यूमन के लिए ये क्या होता है? वेस्ट होता है। ये प्लांट्स के लिए ये क्या है? नेसेसरी है। तो सबसे पहले जो है ना कि अगर हम ये बात करें कि ऑक्सीजन कैसे यूटिलाइज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूटिलाइज होती है, तो सबसे पहले हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड का पॉइंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम प्लांट्स की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपनी फूड तैयार करती हैं। फूड तैयार कर रही होती हैं, मतलब ग्लूकोज तैयार करती हैं। और कैसे ये तैयार करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनकी आपस में कम्बिनेशन होगी। ऊपर से हम हीट की बात करें, सनलाइट, उसके बाद हमारे पास क्लोरोफिल जो कि पिगमेंट है प्लांट के लीव्स के अंदर, ऐसा पिगमेंट जो क्लोरोफिल जिसकी मौजूदगी में प्लांट अपनी खुराक तैयार कर रहा होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में अटैच होंगे तो इससे बन जाएगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो है ना कि ये ऑक्सीजन जो है ये बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है। ये ऑक्सीजन अगर हम जो है ना कि दूसरे प्रोसेस में इस्तेमाल करें, जैसे हमारे पास जो है ना कि दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी का उलट ये रिएक्शन होगा। तो ये कैसे रिएक्शन होगा? हमारे पास C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, और इससे ये बन जाएगा CO2 प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ह्यूमन या फिर एनिमल की बॉडी से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। तो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होती है। डे टाइम में, दिन के वक्त हो रही होती है, रात में सूरज की रोशनी नहीं होती, इस वजह से फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो रात के वक्त नहीं होता बल्कि डे टाइम में होगी। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें, सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो सेलुलर रेस्पिरेशन ये दोनों टाइम्स में होती है, डे टाइम भी ये होती है और नाइट टाइम भी ये हो सकती है। हमारे पास जो है ना कि सबसे पहले जो डे टाइम है जिसमें ऑक्सीजन बन रही है, तो ऑक्सीजन जो है ये क्या करेंगे? ये अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे। कौन? प्लांट। अब प्लांट ये अपनी बॉडी से कैसे बाहर निकालेंगे? हम प्लांट्स के आर्गन की बात करें, जैसे हमारे पास है
लीफ, स्टेम और रूट। ठीक है, तो लीफ और स्टेम की अगर हम बात करें तो इनके अंदर क्या होती हैं, स्टोमेटा वगैरह। स्टोमेटा ये पोर्स होती हैं जिनके जरिए गैस एक्सचेंज होती रहती हैं, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अगर हम रूट की बात करें तो रूट के ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं, रूट हेयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना कि ऐसे एक प्लांट है, ये हमारे पास प्लांट, ये उसके रूट हैं और इसी के ऊपर ये ऐसे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स, ये हमारे पास स्टेम और ये हमारे पास लीफ। तो लीफ की अगर हम बात करें तो ये लीफ, तो इसके जो है ना कि जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं या पोर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं स्टोमेटा। इनके जरिए ऑक्सीजन क्या हो जाती है, जो एक्स्ट्रा किस्म की होती है वो बाहर निकल जाती है। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये डे और नाइट टाइम दोनों में हो रही होती है। तो ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो रात के बाद क्या मतलब उलट प्रोसेस हो रहा होता है, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर निकाल रही होती हैं। अगर हम एनिमल्स और ह्यूमन की बात करें तो एनिमल्स और ह्यूमन के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड फालतू होती है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारे पास जो पहला जो प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सेकेंड हमारे पास पॉइंट है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा वाटर को कैसे रिमूव करते हैं प्लांट्स, ये हमारा पॉइंट है। इसमें हमारे पास दो किस्म के प्रोसेस हैं। जैसे हमारे पास दो किस्म के प्रोसेस थे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन था। तो ऐसे जो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर है इसमें भी दो किस्म के प्रोसेस पाए जाते हैं। एक को नाम देते हैं ट्रांसपिरेशन और सेकंड हमारे पास होता है गुटेशन। पहला हमारे पास होता है ट्रांसपिरेशन और सेकंड हमारे पास गुटेशन। तो सबसे पहले इनका हमें कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन क्या होती है और गुटेशन क्या होती है। ट्रांसपिरेशन होती है कि जो हमारे पास प्लांट की बॉडी के अंदर जो पानी होता है वो ड्रॉप बाई ड्रॉप उसकी सरफेस से बाहर निकल रहा होता है और उसके ऊपर जब हीट पड़ती है तो वो जो पानी के ड्रॉप्स होती हैं, वाटर ड्रॉप्स होती हैं, वो वेपराइज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसपिरेशन, जो डे टाइम ही होगी क्योंकि सनलाइट होती है तो वहाँ पर हीट पड़ी होती है, इस वजह से ट्रांसपिरेशन। अगर हम गुटेशन की बात करें, गुटेशन ये रात के वक्त होती है और जो प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा किस्म का पानी होता है कि मतलब कि प्लांट जैसे फॉर एग्जांपल रेन आई, बारिश आई तो प्लांट जो है ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती हैं, वो रूट से पानी पहुंच जाता है जाइलम वेसल के अंदर, स्टेम के अंदर, फिर उसके बाद ये लीफ तक आ जाता है। लीफ तक आ जाएगा, लीफ के ये बाहर आके ये ड्रॉप बना देता है, मतलब कि ड्रॉप्स की अपीयरेंस हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं गुटेशन। अगर हम ट्रांसपिरेशन की बात करें, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी जो है वो ड्रॉप की फॉर्म में निकलता है और वो वाटर वेपराइज हो जाता है। वाटर इसमें क्या हो जाएगा, वेपराइज। जो एक्स्ट्रा किस्म का वाटर होता है प्लांट की सरफेस के अंदर, डे टाइम के अंदर सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगी, हीट पड़ती है तो इस वजह से जो पानी होता है वो वेपराइज हो जाता है, एक्स्ट्रा किस्म का जो पानी होगा वो बाहर निकल जाता है। अगर हम जो है ना कि गुटेशन की बात करें, गुटेशन की, तो प्लांट की रूट्स क्या करती हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, पानी को ये जज़ब करती हैं। ज़्यादा पानी अगर मतलब जितना पानी उनको जो है ना कि उनके के लिए सिग्निफिकेंट जो उसकी इंपॉर्टेंस जो होती है या उसको जो है ना कि जितना उसने यूज़ करना होता है वो यूज़ कर लेता है, बाकी जो एक्स्ट्रा किस्म का बचता है वो आगे जो है ना कि इसको मुंतकिल कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रूट के अंदर आया पानी, उसके बाद ये पहुँच जाएगा स्टेम की हमारे पास जाइलम वेसल ऐसी वेसल्स होती हैं जिसके अंदर पानी होता है और वाटर जो है ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है फ्रॉम रूट टू लीफ। इस वेसल्स को हम नाम देते हैं जाइलम वेसल और ये वाटर जो है ये पहुंच जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें ये स्टेम है तो ये क्या होंगे इसके अंदर जाइलम वेसल के अंदर पहुंचा, फिर उसके बाद ये पहुंच जाएगा लीफ के अंदर, पत्ते में, ऐसे ये रहना कि लीफ और ये वाटर इसके अंदर मौजूद है। फिर ये वाटर जो है ना कि बाहर निकलेगा क्योंकि इस लीफ की सरफेस के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स, इतने ये छोटे पोर्स होते हैं कि ये आम आंख से नज़र नहीं आते, बल्कि इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से हम इन पोर्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ना कि ये हमारे पास लीफ की सरफेस के ऊपर ये पोर्स हैं, ये छोटे छोटे सुराख हैं,
इन सुराखों के ज़रिए जो है ना क्या होगा, पानी जो है ना वो ड्रॉप बाई ड्रॉप ये इसकी सरफेस के ऊपर बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा किस्म का पानी होता है जो प्लांट की बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो जो है ना बाहर निकल रहा है, इसको हम नाम देते हैं ग्लूटेशन। मतलब है कि ये अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप वाटर ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें, द अपीयरेंस ऑफ water drop on the surface of leaf की सरफेस के ऊपर जो वाटर ड्रॉप्स की अपीयरेंस होती है उसको हम नाम देते हैं ग्लूटेशन। इस तरह जो है कि एक दूसरा वर्ड यूज होता है वाटर ड्रॉप्स के अपीयरेंस के लिए जिसको हम नाम देते हैं ड्यू। हम कहते हैं शबनम को कहा जाता है। और ये ग्लूटेशन जो है या ड्यू ये एक दूसरे के जो है ना कि उलट है, ये सेम टू सेम नहीं है। ग्लूटेशन होता है कि जो एक्स्ट्रा किस्म का वाटर होता है प्लांट की सरफेस के अंदर, वो एक्स्ट्रा किस्म का वाटर जो है उस प्लांट की सरफेस से बाहर निकल रहा होता है, उस प्लांट की बॉडी के अंदर की बात हो रही है। अगर हम ड्यू शबनम की बात करते हैं तो शबनम जो है इसमें हमारे पास जो है कि ये पानी एक्स्ट्रा किस्म का नहीं होगा, बल्कि जो है इन्वायरमेंट चेंजिंग हो रही होती हैं, एनवायरमेंटल चेंजिंग जो इन्वायरमेंटल चेंजिंग हो रही होंगी कि बैरूनी जो माहौल है उसमें तब्दीली आ रही है। उसमें जो तब्दीली आएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्दियों की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास जो प्रोसेस पैदा जाता है उसको हम नाम देते हैं कंडेंसेशन। तो जो वाटर होगा वो कंडेंस होगा, जो वाटर वेपर्स होती हैं वो कंडेंस होती हैं, वो कंडेंस होके वो पानी की फॉर्म बन जाते हैं। फिर उसके बाद वो लीफ या जो प्लांट की जो ऑर्गन्स होते हैं, स्टेम वगैरह, उनकी सरफेस के ऊपर आगे ये जमा हो जाते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं ड्यू। ये एनवायरमेंटल चेंजिंग हो रही होती है। लेकिन ग्लूटेशन जो है वो जो प्लांट की बॉडी के अंदर का जो एक्स्ट्रा किस्म का वाटर होता है वो बाहर निकल रहा होता है। इस तरह जो है कि हमारे पास जो एक और प्रोसेस था इसका रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, उसको हमने नाम दिया ट्रांसपिरेशन। तीसरा जो है कि हमारे पास जो पॉइंट है उसको नाम देते हैं हम रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। हम मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट बन रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म हमने प्रोसेस का नाम दिया था, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड के मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन की जाती है, उससे एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी बॉडी को मिलती है, जिससे ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है। तो उस दौरान जो है कि जो वेस्ट बॉडी के बनते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान, उसको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये हमारा टॉपिक है प्लांट के बारे में, प्लांट कैसे वेस्ट को बाहर निकाल रही होती हैं। तो ऐसे हमारे पास है ना प्लांट्स होती हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, मतलब है कि ऐसे जो है ना कि ऐसी सब्जियां जो कि सब्ज पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, तो उनके अंदर साल्ट जमा हो जाते हैं या स्टोर हो जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं हमारे पास जो साल्ट कैल्शियम ऑक्सलेट जो है, ये साल्ट है जो कि क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में ये जमा हो जाती हैं। तो प्लांट की बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती हैं। उसके बाद ये इन वेस्ट को बाहर निकालते कैसे हैं, सवाल यहाँ पर ये है कि वेस्ट को ये कैसे बाहर निकालेंगे, अपने लीफ के ज़रिए। और लीफ के ज़रिए कैसे, लीफ जो है इनके कलर जो होगा वो येलो पड़ना शुरू हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। येलो, जब पत्तों का कलर येलो पड़ना शुरू हो जाता है, इसका मतलब ये है कि इनकी जो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो स्टोर हो गया। वेस्ट को ये बाहर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ग्रीन जो लीफ होगा ये कन्वर्ट हो जाता है येलो लीफ के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट इसके अंदर ज़ख़ीरा हो गए हैं। फिर येलो जब लीफ हो जाती हैं तो ये बाद में क्या हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जब येलो लीफ हो जाएंगे ये फॉल हो जाएंगे, फॉल होने की वजह से ये मतलब ये गिर जाएंगे। फिर उसके बाद जो है कि ये जब नीचे आती हैं मिट्टी के ऊपर, तो वहाँ पर जो है ना कि इनकी सिग्निफिकेंस भी है। अब प्लांट के लिए तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसने बाहर निकाल दिया, लेकिन इसका आगे यूज़ भी है। कैसे यूज़ है कि अगर हम किसी और प्लांट की जो है कि वहाँ पर सीड डालें तो वहाँ पर सीड की जर्मिनेशन हो जाती है, सीड ग्रो कर जाता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अलावा टोमेटो वगैरह होते हैं, टमाटर वगैरह, तो टमाटर के अंदर भी ये साल्ट ज़ख़ीरा हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट जिसको हम नाम देते हैं। टोमेटो के अंदर भी ये ज़ख़ीरा हो जाता है, टमाटर में भी। तो जो ऐसे पेशेंट जो कि किडनी स्टोन वाले होते हैं, उनको जो है ना कि ये बताया जाता है कि आप टमाटर का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो होगी साल्ट, वो उनकी किडनी के अंदर स्टोर हो जाएंगे, जिससे किडनी स्टोन बन जाएगी, गुर्दे के अंदर पथरी बनना शुरू हो जाती है।
तो ये जो स्टार्ट होते हैं ये क्रिस्टल की फॉर्म बन जाती हैं, फिर ये क्रिस्टल उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं स्टोन के अंदर, पत्थरी के अंदर। उसके बाद जो है कुछ दूसरे प्लांट्स भी होती हैं जो कि अपने वेस्ट को बाहर निकालती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोनीफर्स प्लांट, ये वेस्ट को बाहर निकालेंगे जिसको हम नाम देंगे रेजन। ऐसे दूसरे प्लांट हमारे पास रबड़ प्लांट, इनसे जो वेस्ट निकलता है उसको हम नाम देते हैं लैटेक्स। ऐसे हमारे पास है किकर जो प्लांट है उनकी जो बॉडी से वेस्ट निकलता है उसको हम नाम देते हैं गम्स। ऐसे हमारे पास हैं कार्निवोरस प्लांट्स, और इसके अलावा हमारे पास है लेडी फिंगर, तो इनसे भी वेस्ट निकल रहा होता है जिसको हम नाम देते हैं म्यूसिलेज। तो हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के प्लांट्स हैं, और ये जो वेस्ट निकालेंगे वो वेस्ट भी डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोनीफर्स है तो उनसे जो वेस्ट निकलता है वो रेजन है, रेजन का भी यूज़ है। अब उनके लिए तो वेस्ट बन गई है प्लांट के लिए, लेकिन आगे इसकी सिग्निफिकेंस आगे इसको यूज़ किया जाता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जैसे पेंट वगैरह होते हैं, रंग वगैरह होते हैं, उनके अंदर ये रेजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से पेंट के अंदर क्या आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है और मजबूती ये फराहम कर रहा होता है। अगर हम रबर प्लांट की बात करें तो इससे लैटेक्स निकलता है। अब लैटेक्स का भी यूज़ है, लैटेक्स का मेडिसिनल यूज़ इसका जो है ना कि कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लव्स वगैरह होते हैं, दस्ताने वगैरह होती हैं रबड़ के, वो बनाए जाते हैं इनसे। ऐसे हमारे पास है किकर प्लांट, इनसे भी वेस्ट निकलता है जिसको हम नाम देते हैं गम्स उनके लिए वेस्ट है, लेकिन इसका जो है ना कि आगे यूज़ है, मतलब है कि एडहेसिव के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को चिपकाने के लिए। अगर हम बात करें कार्निवोरस प्लांट्स होते कौन से हैं? जैसे हमारे पास एनिमल्स कार्निवोरस होते हैं कि वो शिकार करती हैं, जो एनिमल है उसमें एक शिकारी होता है, एक शिकार होता है, ठीक है। ऐसे जो प्लांट होती हैं उनमें भी शिकारी और शिकार होगा। और कौन से प्लांट्स होते हैं जो कि कार्निवोरस होते हैं? जैसे हमारे पास है पिचर प्लांट, वेनिस फ्लाई ट्रैप, ये प्लांट के नेम है पिचर प्लांट, और सेकंड हमारे पास है वेनिस फ्लाई ट्रैप, ये प्लांट्स के नेम है पिचर प्लांट और वेनिस फ्लाई ट्रैप। ये ऐसे प्लांट्स होती हैं जो कार्निवोरस प्लांट्स होती हैं, मतलब कि ये शिकारी हैं। शिकार कैसे ये शिकार करती हैं? इन प्लांट्स की जो सरफेस होती है वो ऐसे कुछ इस तरह की नुमा की होती है, जो कि अगर इंसेक्ट जो है ना इसके ऊपर जो है ना कि फ्लाई कर रही हैं तो इनके जो है ना कि प्लांट से जो है ना कि वहाँ से मध वगैरह निकल रहा होता है जिसके अंदर खुशबू वगैरह होती है, तो वो इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। उसकी तरफ जब अटैक्ट होंगे तो वो प्लांट की सरफेस के अंदर जब आएगा तो वो फंस जाएगा वहाँ पर, वो बाहर नहीं निकल सकता। इस वजह से अंदर ही अंदर मरता जाएगा। उससे क्या निकलेगी? नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन प्लांट को मिलेगी, जिससे प्लांट को प्रोटीन जो है ना सप्लाई की जाएगी, प्रोटीन से उस प्लांट की क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। तो ये इस तरह कार्निवोरस प्लांट होते हैं जो कि शिकारी भी होती हैं प्लांट, फिर उसके बाद जो इंसेक्ट होंगे वो उन प्लांट्स के लिए क्या बन जाता है? शिकार। ऐसे हमारे पास लेडी फिंगर, भिंडी वगैरह जो है ना इससे भी जो है ना कि चिपकने वाला मादा निकल रहा होता है जिसको हम नाम देते हैं म्यूसिलेज। तो ये आज हमारा टॉपिक था होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस कैसे होती है। इसके लिए हमने मैकेनिज्म की बात की, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कि पौधे फालतू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर निकालते हैं। इसके लिए हमने दो प्रोसेस डिस्कस किए हैं, एक हमारे पास होता है फोटोसिंथेसिस, दूसरा हमारे पास होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ऐसे हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर के पौधे जो हैं वो फालतू पानी को कैसे बाहर निकालते हैं, इसके लिए हमने प्रोसेस की बात की, जैसे हमारे पास ट्रांसपिरेशन और घुटेशन। उसके बाद हमारे पास है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, के प्लांट जो है ना वो मेटाबॉलिक वेस्ट को कैसे बाहर निकालते हैं। जैसे हमने बात की कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उनके अंदर साल्ट स्टोर हो जाता है जिसको हम नाम देते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, वो क्रिस्टल की फॉर्म में जमा हो जाता है। तो फिर जो है ना कि वो प्लांट जो है ना उसको कैसे बाहर निकालते हैं, उनके जो पत्ते होंगे ग्रीन से वो जेलो में कन्वर्ट हो जाते हैं। जेलो पत्ते जो है ना फिर जब जो है ना मौसम ख़ज़ां शुरू होगा तो उसमें ये फॉल होने शुरू हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसका आगे यूज़ भी है, उसके लिए तो ये वेस्ट बन गया, लेकिन आगे यूज़ भी है कि हम जो है ना न्यू सीड को डाल के उस मिट्टी के अंदर जो है ना कि इनकी मदद से हम उन सीड्स की जर्मिनेशन करा सकते हैं, जिससे ज़मीन की जरखेज़ी जो होगी वो बढ़ जाएगी। टोमेटो वगैरह की हमने बात की कि इसके अंदर भी जो है ना कि ये कैल्शियम ऑक्सलेट साल्ट होता है। ऐसे हमारे पास और प्लांट्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोनीफर्स प्लांट्स हैं, उनसे जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं रेजन। रेजन का हमने यूज़ बताया कि ये पेंट्स के अंदर यूज़ होता है, शाइनिंग के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। रबर प्लांट है तो इनसे लेटेक्स निकलता है, लेटेक्स का भी आगे इस्तेमाल है, ग्लव्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रबर के ग्लव्स होती हैं। ऐसे किकर प्लांट है तो वो अपने वेस्ट गम्स को निकालते हैं, गम्स का भी हमने यूज़ पढ़ा कि गम्स जो है ना कि एज एडहेसिव के तौर पर यूज़ होते हैं। ऐसे कार्निवोरस प्लांट्स हैं या लेडी फिंगर्स हैं तो इनसे भी जो वेस्ट निकलता है उसको हम नाम देते हैं म्यूसिलेज। ओके, थैंक यू।